हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारियां। आई थिंक जोरों शोरों से तैयारियां चल रही होगी, क्योंकि हमारा सिलेक्शन वो दिन जिस दिन का आज तक हम इंतजार कर रहे हैं आने वाला है, लेकिन टाइम कम है तो हमें उतनी ही ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास ब्रह्मास्त्र सीरीज की क्लास 3rd में हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली 2 क्लासेस में भी हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था। एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उतना आपने कर लिया तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है या आपको आए ना या स्किप करने की जरूरत पड़े। मैं गारंटी लेता हूं 20+ चाहिए तो ब्रह्मास्त्र आपके पास होना चाहिए, ऐसा अस्त्र जो हमारे निशाने को सटीकता से भेदे। एक बार यदि तीर चल गया तो जब तक हमारे निशाने पे लगे ना वापस ना आए, इसलिए सीरीज का नाम है ब्रह्मास्त्र। ऐसे अस्त्र आपके पास होने चाहिए कि सवाल आपको कितना भी घुमाया जाए, आपको एग्जामिनर कितना भी टफ सवाल दे, कितना भी घुमा दे, आप चुटकियों में सॉल्व कर लो। आप मजे के साथ एंजॉय करते हुए उन सवालों को तोड़ दो, मरोड़ दो, वहां पे आंसर लिख कर आओ और कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा हाई हो। आगे मेरी बात समझ में? तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में पिछली 2 क्लासेज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपने यदि नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया है। हर बार मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? पहले देखिए, उसके बाद विश्वास करिए, मेरा मानना यही है। तो पहले आप उन सीरीज के जो 2 वीडियोस आ चुके हैं, पहले उन क्लासेस को अटेंड करिए और फिर लगे कि नहीं यार मजा आ गया है, कुछ नया और बड़ा दासोर धमाकेदार सिखाया हमने, रटना नहीं पड़ा, समझ में आ गया सब कुछ, तो फिर आगे के जितने भी आपको डेली वीडियोस मिलते जा रहे हैं उन्हें देखिए और अपना सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। बड़ा आसान सा टॉपिक है, हम सबको लगता है, लेकिन इतना और इतना बताने वाला हूं इस टॉपिक में मैं कि आपको किसी भी टाइप का कैसा भी सवाल मिले आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे मेरी बात समझ में ध्यान रखिएगा, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है? बस इतना कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और हाई लेवल तक लेकर जाऊँगा। क्लासेस बड़ी होने वाली है, 1 घंटे के आसपास की क्लास होने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक, इसमें जो मैं बताने वाला हूँ आपको कभी किसी बुक में भी आपने पढ़ा होगा। सवाल ज़रूर आ सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, तो लेवल भी हाई होता जा रहा है। आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ से 0 से हाई लेवल की बात करेंगे हम। तो शुरुआत में बेसिक की बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये नहीं सोचना कि ये तो बेसिक है, सर क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि बेसिक आएगा, नींव मजबूत होगी तो हाई लेवल क्वेश्चंस हम खुद ब खुद कर पाएंगे। आगे मेरी बात समझ में? मजा आए और इंजॉय करो और लगे कि यार फिजिक्स में सच में कुछ सीखा है मैंने, तो शेयर जरूर ठोक देना, लाइक जरूर ठोक देना। आगे मेरी बात समझ में? तो चलो आ जाओ फटाफट टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले गति के नियम, और गति के 3 नियम होते हैं भाई। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। गति के यदि प्रथम नियम की बात करें, जिससे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। हर बात तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएगी और रेगुलर क्लासेस की तरह नहीं चल रही है। हमें कम समय में सब कुछ समेट लेना है, हर कॉन्सेप्ट को छूकर निकलना है। तो जितनी बातें मैं बोलता हूँ, जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, उस पर गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आगे सुनने में ज़्यादा फोकस करिए। तो फर्स्ट लॉ जड़त्व यानी इनर्शिया से रिलेटेड है, और जड़त्व का जो वर्ड है वो दिया था गैलीलियो ने, याद रखें। इनर्शिया वर्ड किसने दिया? गैलीलियो ने दिया, ठीक है? इनर्शिया वर्ड गैलीलियो ने दिया, लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया आपको दिया न्यूटन ने, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? पेशेंस रखो, 10-15 मिनट का ये बेसिक है, उसके बाद देखो क्या घमासान होने वाला है। इंतजार करो, इंतजार का फल और सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। मैंने कहा ना 2 क्लासेस में ये क्लास होने वाली है, तो समझिए कि 2 क्लासेस में फाड़ कर रख देंगे इस बार। आगे मेरी बात समझ में? चलिए बात करते हैं जड़त्व के नियम से। हो गया, यहां से सवाल इतना ही निकल कर आएगा। यहां पर
जड़त्व के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि जड़त्व का मतलब क्या होता है। तो जड़त्व का मतलब होता है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो तो उसके खिलाफ, उसके अपोजिशन में जो फोर्स लगता है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से लगता है, वो लगता है जड़त्व की वजह से, इनर्शिया की वजह से। अपोजिशन ऑफ चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं या सिचुएशन बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की सिचुएशन, किसी भी वस्तु की स्थिति, स्थिर अवस्था में या गतिमान अवस्था में, उसकी जो पोजीशन है वो मूविंग पोजीशन में है या फिर स्टेशनरी पोजीशन में है, उसकी जो भी पोजीशन है, यदि रुका हुआ है तो रुका हुआ ही है, यदि चलना चालू हो चुका है तो वो चलता ही रहे। उस दोनों ही सिचुएशन में, चाहे रुकी हुई अवस्था हो चाहे चलने वाली अवस्था हो, दोनों ही सिचुएशन में जो चेंज होता है उस चेंज के खिलाफ हमेशा एक फोर्स लगता है। वो फोर्स जिस वजह से लगता है उसको बोलते हैं हम जड़त्व, इनर्शिया। इसका मतलब होता है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। तो हमेशा ध्यान रखना, ये नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु, यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करना है, स्थिति में यदि परिवर्तन करना है, तो आपको बाहर से बल लगाना ही पड़ेगा, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमेशा फोर्स के बारे में बताता है, तो ये हमेशा बल के बारे में बताता है भाई, बल के बारे में बताता है। कहने का मतलब बल की परिभाषा देता है, हमें यहां से कह सकते हैं। यहां से हमें क्या मिलती है? बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में इंडिकेशन देगा कौन? फर्स्ट लॉ। यहां से यही सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल टफ बनेंगे यहां से। कहां से बनेंगे? देखो, सेकंड की बात करें तो सेकंड में सबसे पहले आता है मोमेंटम, संवेग P, और संवेग बराबर होता है mv। ये लीजिए, संवेग बराबर होता है mv। और सेकंड लॉ कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमेशा फोर्स होता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। ये तो आप डीपली पढ़ चुके हैं, हर बात में डीपली नहीं बता सकता हूं ना। जितने कॉन्सेप्ट को मैं छूकर निकलना चाहता हूं, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में बताना चाहता हूं, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होता जाएगा, उससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो बता ही रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता जाऊंगा। तो थोड़ा सा पैसेंस भी रखना। आ गई मेरी बात समझ में? हाउ टू जोश माई सोल्जर्स, सोल्जर बनना है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, जो सपना हमने ले रखा है उस सपने को यदि हमें पूरा करना है तो जोश को हाई रखना ही पड़ेगा। आ गई मेरी बात समझ में? ध्यान रखना, इधर आ जाओ, पूरा पूरा ध्यान लेकर अब अपना, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। और अब आगे बात करते हैं। इसने हमको दिया है फॉर्मूला। क्या दिया है? फॉर्मूला। तो ये बल का परिमाण देता है भाई, बल का परिमाण, मतलब यहां से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का परिमाण मिलता है आपको यहां से। यहां से जिस फोर्स की वजह से, जिस बल की वजह से आपके संवेग में परिवर्तन होता है, या फिर यह कह दो कि जिस संवेग में परिवर्तन होने से बल मिलता है, दोनों बातें ध्यान रखना। ये कंफ्यूज कर देती है हमें कि बल लगने से क्या संवेग में परिवर्तन होता है या संवेग में परिवर्तन होने से बल मिलता है। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप इतना याद रखें कि यदि संवेग में परिवर्तन होता है, मोमेंटम में चेंज होता है, तो फोर्स मिलता है। या फिर यह समझ लीजिए कि फोर्स मिलेगा तो आपके मोमेंटम में चेंज होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। दोनों बात आप याद रख लीजिए, वाइस वर्सा है, एक दूसरे के लिए बनी हुई है, ठीक है, एक दूसरे का साथ है, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। संवेग में परिवर्तन होगा, मोमेंटम में चेंज होगा, फोर्स मिलेगा। और यदि फोर्स मिलेगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। आई मेरी बात समझ में? और संवेग में परिवर्तन जब होता है तो आता है इंपल्स, आवेग, और आवेग होता है डीपी, यानी संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, और इसको मैं लिख सकता हूं
P2 माइनस P1। ठीक है, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, और यहां से एक फॉर्मूला और बन सकता है, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, बल इंटू समय अंतराल। तो इनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। यदि आपके पास मोमेंटम है, संवेग है, उसमें चेंज हो रहा है, तो आप इंपल्स निकाल सकते हैं। इंपल्स पूछा जाए, आवेग पूछा जाए, तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, एक ही बात है। आगे मेरी बात समझ में, ये कहां से बनता है? देखो, जब एक आदमी लंबी कूद या ऊंची कूद करता है, लॉन्ग जंप और हाई जंप करता है, तो जब वो भागता नहीं है, जैसे मैं हूं, भाग नहीं रहा हूं, और मैं अभी उछलूंगा ऐसे, तो यदि मैं जैसे ही उछलूंगा, मैंने अपने टांगों से एक फोर्स लगाया अपने आप को उछालने के लिए, तो जैसे ही मैं अपने पांव से फोर्स लगाऊंगा अपने आप को उछालने के लिए, उस फोर्स की वजह से या तो मैं ज़्यादा दूर जाऊंगा, मतलब लॉन्ग जंप है ना, लंबी छलांग लगाऊंगा, या फिर ऊंची छलांग लगाऊंगा, हाई जंप लगाऊंगा, लेकिन उतनी दूरी तय नहीं कर पाऊंगा जितनी मैं भागकर कर सकता हूं। कैसे? जब मैं भागकर आऊंगा तो अभी मैं रुका हुआ हूं, मेरा वेग है 0, और अब मैंने भागना चालू कर दिया, हाई वेलोसिटी, उच्च वेग आ गया, और अभी मेरे अंदर संवेग भी उच्च आ गया है, मोमेंटम भी हाई हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वेलोसिटी हाई है, और जैसे ही जाकर वो एक लाइन आती है, उस लाइन से मुझे कूदना है, जैसे ही वहां जाके ऐसे रखूंगा पाँव, मैं एक झटके के लिए अपने आप को रोक लूंगा, यानी वेलोसिटी 0, वेग 0। तो आपका मोमेंटम कैसे चेंज हुआ? पहले 0 था, आपने भागना स्टार्ट किया, हाई हो गया, हाई के बाद फिर आपने फिर उस लाइन पर जहां से आपको कूदना है, लॉन्ग जंप और हाई जंप लगाना है, वहां पर आप जैसे रुके, वापस वेलोसिटी 0 हो गई, वेग 0 हो गया, संवेग 0 हुआ। तो 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, इतना संवेग चेंज हुआ है। तो संवेग चेंज होते ही आपके ऊपर एक फोर्स और लगेगा। तो आप जैसे उस लाइन से उछलोगे तो आपके पास 2 फोर्स लगेंगे, एक जो आप अपनी टांगों से लगा रहे हो, एक संवेग में परिवर्तन होने से, चेंज इन मोमेंटम से आपकी बॉडी पर ऑटोमेटिक लग रहा है, और उन 2 फोर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से आप ज्यादा लंबा कूद सकते हो या ज्यादा ऊंचा कूद सकते हो। आ गई मेरी बात समझ में? याद रहेगा, ठीक है ना? चलिए, संवेग में जो चेंज होता है, उससे जो फोर्स निकलता है, वो संवेग की वजह से जो फोर्स निकलता है वो और जगह भी काम आता है। जैसे रॉकेट भी ऐसी चीज है, उसके संवेग में परिवर्तन होगा। जब किसी रॉकेट से गैस निकलती है बाहर, तो वेलोसिटी चेंज होती है, संवेग में परिवर्तन होता है, मास चेंज होता है, द्रव्यमान बदलता है, और फिर रॉकेट को मिलता है एक फोर्स जिसे हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, प्रणोदक बल। थ्रस्ट फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर उठना चालू होता है। आगे मेरी बात समझ में? आगे बताऊंगा, बहुत कुछ बताने वाला हूं, ठीक है? बड़ी दासू क्लास होने वाली है, ये सब समझ लीजिए, यहां से ये जरूर निकलेगा। ये मैं टच हो गया हूं तो थोड़ा सा मिट गया है, मैं इसको लिख लेता हूं, आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है? यहां से I इक्वल हो गया F dt, और यदि इसका मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ से सवाल पूछा जा सकता है, तो फोर्स इंटू टाइम का यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये लीजिए, ठीक है? फोर्स और टाइम, यहां पर P1 और यहां पर P2, तो इंपल्स का फॉर्मूला हो जाएगा F dt, जो होता है P2 माइनस P1। F dt, F यानी ये एक्सिस, dt यानी ये एक्सिस। तो यदि मैं इसको लंबाई मानूं, इसको मैं चौड़ाई मानूं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, इसका मतलब एरिया ऑफ ग्राफ कह सकता हूं मैं। इंपल्स कौन देता है भाई? एरिया ऑफ ग्राफ। एफ टी वक्र का क्षेत्रफल या ग्राफ का क्षेत्रफल, सॉरी, ग्राफ का क्षेत्रफल आपको क्या देगा? इंपल्स देगा, आवेग देगा। क्या देगा? आवेग, इंपल्स देगा। ध्यान रखना, बड़ी काम की चीज है, यहां से सवाल निकल कर आएगा आपको, ठीक है? चलिए भाई, यहां तक का हो गया हमारा काम, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है? आगे और बात करते रहेंगे। इस संवेग की बात करते हैं, फिलहाल थर्ड लॉ पे मैं नहीं गया हूं। संवेग की यदि बात की जाए तो संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो इस दुनिया में जितना भी बैलेंसिंग कंडीशन है, जो पहले रुकी हुई है, बाद में चलना चालू हो जाती है, चल रही है, रुक गई है, तो जितनी भी साम्य अवस्था है, जितनी भी संतुलन अवस्था है, जितनी भी बैलेंसिंग कंडीशन है, वो सभी संवेग संरक्षण के नियम की पालना करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम की पालना करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इसका पालन करते हैं तभी इस दुनिया में उनका अस्तित्व है। आ गई मेरी बात समझ में, याद रखना, ठीक है। अभी और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ जो है वो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की बात कहता है। रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, यानी क्रिया बल बराबर हमेशा होता है प्रतिक्रिया बल। मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, आप चैनल पर नहीं आएंगे, आप मेरे चैनल को कभी नहीं देखेंगे, क्लासेस को कभी कोई वैल्यू नहीं देंगे, तो मेरी क्रिया खराब, आपकी प्रतिक्रिया उससे भी खराब। लेकिन यदि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा, क्लास में एंजॉय करोगे और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो जितना मैं अच्छा क्रिया बल लगाऊंगा उतना ही आप मुझे प्रतिक्रिया दोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पर क्लिक करोगे। नहीं किया है तो दे दीजिए प्रतिक्रिया। आगे मेरी बात समझ में, और नहीं समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है, या रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल एक्शन फोर्स के बराबर होता है, लेकिन इनकी दिशा हमेशा होती है एक दूसरे के विपरीत, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ये, ठीक है। अब जैसे रॉकेट, ये रॉकेट है, ये उड़ेगा, तो ये किस किस नियम की पालना करेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। गोली चलना और बंदूक से गोली चलना और रॉकेट चलने में कितना फ़र्क है। आपको पूछा जा सकता है कि मैंने बंदूक से गोली चला दी डिस्क्याऊं करके, तो जैसे ही मैंने डिस्क्याऊं करके गोली चलाई, बताओ कौन से नियम की पालना हुई। तो हमेशा ध्यान रखना, बंदूक में गोली लोड हो रखी है पहले, उसके बाद डिस्क्याऊं करके चलाई है मैंने, ठीक है। तो जितना संवेग हमेशा पहले था उतना ही हमेशा बाद में रहेगा। ध्यान रखना, गोली में, तोप में, इन सब में, तोप से गोला छोड़ना, बंदूक से गोली चलाना, इन सब में संवेग संरक्षण के नियम की पालना होती है। किस किस नियम में? बंदूक यानी गन के जितने भी सवाल आएंगे वो सब इसी से चलेंगे, ठीक है। तोप में भी इसी से चलेंगे, ठीक है। मिसाइल भी इसी से चलेगी, लेकिन बाद में बात करूंगा मिसाइल के बारे में, ठीक है। बंदूक और तोप के सवाल हमेशा संवेग संरक्षण के सिद्धांत के नियम के हिसाब से चलते हैं। तो जितना संवेग पहले उतना संवेग बाद में। अब ये गोली मैंने लोड कर रखी है और फिलहाल अभी इसके अंदर कोई वेग नहीं है, गोली भी शांत है, बंदूक भी शांत है, तो संवेग है 0। कोई वेग नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, 0। लेकिन जैसे ही गोली भागी उस समय वेलोसिटी आई और इसे संवेग भी आया, मोमेंटम भी आया, वेलोसिटी आई तो मोमेंटम भी आया, लेकिन इसको मोमेंटम करना है 0। तो ये जाते हुए पीछे बंदूक के लात मार के निकल जाती है, तो पीछे बंदूक हमेशा पीछे की साइड आएगी, गोली आगे के साइड भागेगी। तोप का गोला भी ऐसा होता है, तोप आगे की ओर जाती है, गोला आगे की ओर जाता है, तो पीछे की ओर आती है। अभी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इतना तो आप समझते भी होंगे, इतनी यदि तैयारी की है तो, ठीक है। नहीं किए तो मैं हूँ तैयार यहाँ पर समझाने के लिए। लेकिन जब रॉकेट की बात आए, हमेशा ध्यान रखना, रॉकेट 2 तरह के काम करता है। जब रॉकेट ऊपर जाने लगता है तो नीचे से उसे ब्लास्ट होता है और गैसें बाहर निकलती है। जब गैसें बाहर निकलती है तो सबसे पहले गैसों का वेग तेज होता है तो संवेग बदलता है। तो सबसे पहले नियम की पालना होती है संवेग संरक्षण की। उसमें भी संवेग संरक्षण होता है, लेकिन संवेग में परिवर्तन भी होता है और उसकी वजह से बल लगता है, और बल की वजह से, बल जब नीचे की ओर लगता है, समझ आइए, गैसेस जब नीचे की ओर निकलती है तो पीछे की ओर रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाती है, मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया बल भी लगता है। तो इसमें 2 नियम की पालना होती है, संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन के गति का तीसरा नियम। हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि इसमें किस किस नियम की पालना होती है, और आप मुझे पता है हमेशा लिख के आएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन यहाँ पर दोनों नियम एक साथ आते हैं। आगे मेरी बात समझ में? चलिए भाई, हो गया यहाँ का काम। ये हमारा सिंपल सा बेसिक है। असली कहानी यहाँ से नहीं आएगी, जहाँ से आएगी वहाँ बात करते हैं। चलिए देखिए, ये तो हो गया यहाँ पर। अब सबसे पहले संवेग संरक्षण को ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, और हो सकता है जल्दी जल्दी लिखते हुए मैं कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दूं, समझ जाइएगा। रेखीय संवेग संरक्षण, इसका मतलब है कि संवेग पहले कंडीशन में है और संवेग बाद में कंडीशन में, तो वेग द्रव्यमान उतना ही रहेगा, वेग बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ u1। पहले और बाद में संवेग हमेशा बराबर रहता है, यही संवेग संरक्षण नियम है। किसी भी वस्तु का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, पहले और बाद में मोमेंटम संवेग हमेशा बराबर रहता है। तो बंदूक की बात करते हैं, और ये मैंने बना दिया यहाँ पर बंदूक। ठीक है, यहां से क्या क्या सवाल निकलेगा देखो, ये मेरा ट्रिगर और ये लीजिए भाई बंदूक बन गई है। ठीक है, और इसी के अंदर रखी हुई है हमारी बुलेट, फिलहाल रुकी हुई है। ठीक है, बुलेट का मास है स्मॉल m, लेकिन द्रव्यमान स्मॉल m, लेकिन बंदूक का है कैपिटल M। ठीक है, और जब हमने चलाई, ट्रिगर दबाया, दबाते ही अभी कुछ नहीं है, तो जब अभी कुछ नहीं है तो m1u1 प्लस, मैंने दोनों को लिया है। ठीक है, कैपिटल M कैपिटल U। ठीक है, द्रव्यमान यानी कैपिटल का मतलब बंदूक है ना, और स्मॉल का मतलब गोली, और स्मॉल m इंटू U, इन दोनों का संवेग का योग 0 होगा, क्योंकि अभी ना तो इसमें वेग है ना बंदूक में वेग है। आगे मेरी बात समझ में, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी 0। लेकिन जैसे ही आप बंदूक चलाएंगे गोली बाहर की ओर आएगी, और ये गोली निकल कर आ गई है बाहर की ओर। ये लीजिए भाई, ठीक है, ये मेरी बुलेट है, चल गई। अब गोली आ गई है, तो गोली का खुद का कुछ वेग होगा, जिसे मैं नाम देता हूं स्मॉल v, और यहां पर बंदूक पीछे की साइड भागेगी, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया भी समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। वैसे यहाँ पर जो भी होता है वो होता है, क्योंकि मुझे मोमेंटम कितना बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाना है, तो यहाँ पर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, ये पीछे की ओर आएगी, गोली आगे की ओर भागेगी। तो पर बंदूक सब एक जगह से एक ही तरह काम करते हैं। ठीक है, तो उस समय इसका मोमेंटम हो जाएगा mv प्लस स्मॉल mv। ठीक है, लेकिन जितना मोमेंटम पहले था, जितना संवेग पहले था, उतना ही संवेग बाद में होना चाहिए, और ये वैल्यू हो जाएगी कुल मिलाकर 0। पहले 0 बाद में 0, पहले से कोई मतलब नहीं, लेकिन बाद से हमें बहुत कुछ मतलब है। और मतलब यह है कि कैपिटल M V इक्वल टू होता है स्मॉल mv, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। हमेशा आपसे पूछा जाएगा बंदूक की प्रक्षेप्य चाल, बंदूक कितने चाल से पीछे की ओर आती है, तो वेलोसिटी स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M, और यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस। माइनस का मतलब है गोली की दिशा के विपरीत। ठीक है, और ये मेरी हो गई है बंदूक की चाल। वेलोसिटी ऑफ गन। आगे मेरी बात समझ में, तो भी कुछ ऐसा ही काम करती है। ध्यान रखना, संवेग संरक्षण पे चल रहा हूं, संवेग में परिवर्तन की दर से नहीं चल रहा हूं, क्योंकि वहां चलूंगा तो मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूं जो आपने सुना भी नहीं होगा। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा। चलिए, यहां से एक सवाल निकलता है कि यदि n गोलियां m द्रव्यमान की v वेग से चले तो बंदूक पर लगने वाला औसत बल कितना फोर्स लगेगा। इफ मास ऑफ m, है ना, मैं ऐसे लिख देता, इफ n bullets of mass m with velocity v, ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन गन। यदि आप
एन बुलेट एम मास की है, वी वेलोसिटी से निकाल रहे, औसत बल हमें निकालना है। यदि बंदूक से एन गोलियां, एन बुलेट एम मास और वी वेलोसिटी से, एम द्रव्यमान की, वी वेग से गोलियां निकल रही है, ठीक है, मशीन गन है, चल रही है धमाधम 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 करके हुए, तो उस समय टोटल बल कितना लगेगा, और उस फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एम एन वी। ये बंदूक पर लगने वाला औसत बल है एम एन वी, जहां पर एम मास है गोलियों का, एन गोलियों की संख्या है, और वी यहां पर वेग है गोलियों का। ध्यान रखना, बड़े काम की चीज है, ठीक है, वरना फिर मत कहना कि यहां से सवाल बना है और हमको पता ही नहीं है। यहां से सवाल जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए थोड़ी आगे बात कर ली जाए अब। अब आगे बात करते हैं। मैं इसको नोट करूं या रफ करूं? रफ कर देता हूं, जगह कम है मेरे पास। संवेग बदलता है, और संवेग बदलता है तो संवेग के बदलने से रॉकेट की गति होती है भाई। किसकी गति होती है? रॉकेट। तो बात करते हैं हम रॉकेट की गति की, कि रॉकेट की गति कैसे होती है, ठीक है। ये आपका एक रॉकेट है, ध्यान से देखिएगा, अभी सब समझ जाएंगे आप। ये आपका एक रॉकेट है, ठीक है भाई, अभी कुछ नहीं है इसमें। इसका कुल द्रव्यमान है m1। कितना है? m1, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें आग लगाई, गैसेस बाहर आई और ये बूम करता हुआ उड़ गया। जैसे ही गैसें बाहर निकली भाई, ये निकल गई, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर उड़ गया। फिलहाल इसका भार है mg। फिलहाल द्रव्यमान में m1 ले लेता हूं तो कितना होगा? m1g। जैसे ही गैसें बाहर निकलेगी ये बूम करके उड़ेगा, और जब उड़ेगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। कितना लगेगा भाई? थ्रस्ट फोर्स, जो इसको ऊपर की ओर लेके जाएगा। ये क्यों लगा? क्योंकि इसके संवेग में परिवर्तन हुआ। जैसे ही गैसेस बाहर निकली, इसको वेलोसिटी मिली, वेग मिला, और ये दूसरे साइड में गैसों के विपरीत दिशा में उड़ना स्टार्ट, जैसा भी हमने बंदूक वाला पढ़ा था, ठीक है। तो देखो, यदि ये वैसे ही उड़ना स्टार्ट कर ही रहा है तो यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर ही आरोपित बल होती है। तो मैं टी लिख देता हूं, थ्रस्ट फोर्स, प्रणोदक बल, तो मैं टी से लिख देता हूं भाई इसको, ठीक है। अब यहां पर d/dt m और v यहां लिख देता हूं, यहां पर आ जाएगा t। इसका वेग नहीं बदला, वेग उतना ही मिला जितना गैसेस निकली, लेकिन गैसों के बाहर निकलने से ये हल्का हो गया। हल्का मतलब गैसें बाहर निकल गई, फ्यूल जल गया, फ्यूल जला तो इसका द्रव्यमान धीरे धीरे कम हो गया, और प्रति सेकंड सपोज करो द्रव्यमान कम हुआ dm/dt। इतना द्रव्यमान कम हुआ तो v को मैं निकाल लेता हूं बाहर, और यहाँ पे द्रव्यमान कितना कम हो गया है भाई? dm/dt। ये आ गई है t की वैल्यू। मुझे चाहिए परिणामी बल, कुल रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल F, रिजल्टेंट फोर्स। और जैसे ही आप रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, एक फोर्स ऊपर लग रहा है T, एक नीचे लग रहा है mg। मैं द्रव्यमान m1 मान लो तो m1g लिख सकते हैं। और अब फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर, ये रहा आपका फॉर्मूला, v dm/dt, और इसमें से माइनस कर देना है हमें mg। ये इस पर आ गया। हमें चाहिए त्वरण, एक्सीलरेशन। तो देखो, बात करते हैं एक्सीलरेशन की, त्वरण की। त्वरण एक्सीलरेशन a, और एक्सीलरेशन होता है F/m। तो a की जगह में ले लेता हूं a। प्रारंभिक द्रव्यमान m1 है तो m1 ले लेता हूं, f की वैल्यू ये रही यहां पर, तो ये आ जाएगा v dm/dt। यही मेरा फोर्स है, और इसी के नीचे लगेगा m। परिणामी मान से भी आप निकाल सकते हैं mg माइनस करते हुए। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे थोड़ी बात करते हैं। अब आगे इतना समझ में क्लियर है? अब इसके आगे बात करेंगे। देखो, तो आगे देखो, आगे की बात की जाए, यहीं से यदि मैं आगे कुछ निकालूं तो इसमें देखो दो का फर्क आ रहा है, तो ये चल क्या रहा है, आप कंफ्यूज ना हो। तो ये dm/dt है, ये
ईंधन की दर है, ध्यान रखना, ईंधन के दहन की दर। फ्यूल कितना जल रहा है, 1 सेकंड में कितना मास कम होता जा रहा है, कितना द्रव्यमान 1 सेकंड में कम हो रहा है, और उतना ही कम होगा जितना कि आपका फ्यूल जलेगा। तो ये यहां से हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें सारी वैल्यू t सेकंड बाद चाहिए। कितनी के बाद चाहिए? t सेकंड बाद चाहिए भाई, t सेकंड बाद, आफ्टर t सेकंड। और आफ्टर t सेकंड द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा तो असली फोर्स लगेगा हमारे ऊपर v dm/dt, स्मॉल m है, और यहां पर आ जाएगा mg, जितना आपका भार नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। चलो यहीं से यदि मैं वैल्यू निकालूं एक्सीलरेशन की, तो यहां पर एक्सीलरेशन v/कैपिटल M आ जाएगा, इधर आ जाएगा dm/dt माइनस ये लो, ये आपका एक्सीलरेशन भी आ जाएगा भाई। आगे मेरी बात समझ, देखिए आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये पहले का आ गया है त्वरण, लेकिन यहाँ पर हमें त्वरण चाहिए t सेकंड बाद, t सेकंड बाद ये उड़ कर जाएगा इसलिए, ठीक है। आगे देखिए, इसके त्वरण में थोड़ा सा और चेंज आने वाला है, और वो चेंज क्या होगा, मैं इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, एक त्वरण t सेकंड की बात चले तो एक काम करता हूँ, मैं त्वरण को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि t सेकंड बाद द्रव्यमान m1 नहीं रहेगा, t सेकंड बाद द्रव्यमान हो जाएगा m2, क्योंकि कुछ गैसेस बाहर निकल गई है। और जब बाहर निकली है तो 1 सेकंड में कितना निकला भाई, dm/dt, तो t सेकंड में कितना निकलेगा, dm/dt इंटू t। और अब मेरा वेग हो जाए, अब मेरा त्वरण हो जाएगा dm/m1 की जगह मैं लिखूंगा m2, मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ पे लिखना था मुझे m2, ठीक है। और जैसे त्वरण निकालूंगा तो यहाँ से भी m गायब हो जाएगा भाई, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे आप, m का डिवाइड दोगे, खुद ब खुद समझ जाओगे। तो यहां से यदि मैं निकालू, g नीचे की ओर लग रहा है त्वरण, ठीक है, तो कुछ त्वरण ये भी माइनस होगा, और m2 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा, पहले द्रव्यमान m1 था, कुछ द्रव्यमान आपका चला गया है, 1 सेकंड में dm/dt जाता है, तो t सेकंड में जाएगा m1 माइनस t dm/dt माइनस का g। ये लीजिए, आगे मेरी बात समझ में क्लियर है। यदि आप mg को नेगलेक्ट करें, जो कि हमें ज़्यादा जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं, तो हम और आसान इसको बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, तब हमारा परिणामी बल जो निकल कर आने वाला है वो क्या होगा, उसी पर सब कुछ बेस्ड है। तो वो होगा हमारा, अभी निकाला था हमने F, जो निकाला था पिक्चर वो F था v dm/dt, तो ये आपका परिणामी बल निकलेगा। यदि आप mg से ज़्यादा लेना देना ना रखें और केवल ईंधन के दहन की दर को ध्यान रखें, की दर, और mg यानी पूरा द्रव्यमान मैंने mg की जगह पूरा ले लिया है, m1 यहाँ पर मास ले लिया है, तो F/m होता है a, और उस समय आपका जो होगा v कैपिटल M1 स्मॉल m dm/dt, ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आएगा। तो mg दिया हुआ रहे और तब आपको पूछा जाए तो आप फॉर्मूला ये लगा दीजिए, और mg वहां पर नहीं है तो ये लगा दीजिए। लेकिन यहां से जो असली चीज पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी आपको वेलोसिटी, और वेलोसिटी इक्वल टू आएगा v2 आएगा v1 प्लस, हाँ सही है भाई, v1 प्लस vg, गैस की वेलोसिटी है, log m2 डिवाइड बाय m1, सॉरी m1 डिवाइड बाय m2, क्योंकि m2 जहां पर कम होने वाला है m1 से, क्योंकि प्रारंभिक द्रव्यमान और t सेकंड बाद के द्रव्यमान में फर्क होएगा, गैसेस निकलती जाएगी, रॉकेट हल्का होता जाएगा। आगे मेरी बात समझे, तो बाद में द्रव्यमान कम होगा, पहले द्रव्यमान ज्यादा होगा। और यदि आप इसमें गुरुत्वाकर्षण बल को भी माने, तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को भी माने, तो एक वेलोसिटी और अपोजिट लगेगी, वो लगेगी g इंटू टी, गुरुत्वीय त्वरण इंटू टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम वेलोसिटी होता है, तो एक फॉर्मूला और माइनस में आ जाएगा आपके पास, और t सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी भाई। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है?
ये याद रखना बड़ी काम की चीज़ है। मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज अलग अलग बुक के उठा के बता दिए एक जगह। जब आपका mg से लेना देना ना हो तो ये 3 फॉर्मूले काम करेंगे, mg से लेना देना हो तो आपका ये एक्सीलरेशन और फिर ये वेलोसिटी का काम करेगा। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक सवाल और हमारे लिए बनने वाला है और वो सवाल बनेगा स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग से कैसे बनता है देखो, मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि मेरे पास एक स्प्रिंग, एक डब्बा यहाँ पर रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है m1 और ये एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है और इसका द्रव्यमान है m2। इसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है और दोनों को खींचकर छोड़ दिया गया तो दोनों झंझनाना चालू हो जाएंगे। तो इनका जो प्रारंभिक m1u1 प्लस m2u2 प्रारंभिक संवेग था 0 और बाद का संवेग हो गया m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0, क्योंकि संवेग क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो खींचकर छोड़ने के बाद भी इनका संवेग 0 रहेगा। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं m1v1 इक्वल टू माइनस m2v2 और यदि v2 की वैल्यू निकाले तो हम लिख सकते हैं m1v1 अपॉन m2। आगे मेरी बात समझ में, यहां से इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना हमें पड़ सकता है k1 अपॉन k2 और ये बड़ा जरूरी है, समझ लीजिए कैसे निकलेगा। देखो k1 अपॉन k2 की बात करें तो v2 का मान आया मेरे पास माइनस m1v1 अपॉन m2। एक काम करता हूं मैं यहां से निकाल सकता हूं, देखो बड़ा आसान सा निकलेगा। ध्यान से देखो तो यहां पर v2 की वैल्यू ज्यादा होगी v1 से। देखिए यहां पर m1 v1 m2। आगे मेरी बात समझ में, यदि मैं m1 को बड़ा मानूं m2 से, m1 को बड़ा मानूं m2 से, तो m2 का डिवाइड दूंगा तो v2 की वैल्यू आ जाएगी v1 से ज्यादा और जब v2 की वैल्यू आ जाएगी v1 से ज्यादा तो k2 की भी वैल्यू आ जाएगी k1 से ज्यादा। तो जो जितना हल्का होगा, यदि m2 छोटा है m1 से, हल्का है, तो k2 भी कम होगा k1 से। बड़ी काम की चीज है, यहां से पूछा जाएगा। तो जो जितना हल्का होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी कम होगी, ज्यादा होगी कि उसका वेग ज्यादा होगा, और जो जितना भारी होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही कम होगी। आगे मेरी बात समझे तो एक बार सपोज करिए आपने छोड़ दिया है तो सबसे ज्यादा वेग हल्के वाले का रहेगा और भारी वाले का वेग नहीं रहेगा, कम रहेगा, गतिज ऊर्जा कम होगी वगैरह वगैरह, जो भी आपको समझना है यहां से आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैंने m1 को भारी माना है और m2 को हल्का माना है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। चलिए बात करते थोड़ा कुछ और आगे। तो देखिए आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक स्पेशल सवाल की। बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट का सवाल मिला है मुझे, उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्प्रिंग टांग रखिए यहाँ पर, और स्प्रिंग जैसे ही टांग रखिए इसमें यहाँ पर लिखा हो एक 2 mg का भार लगा हुआ है और इसी के नीचे मतलब 2m द्रव्यमान है और एक यहाँ पर m द्रव्यमान है। ये दोनों द्रव्यमान है भाई। ठीक है, और मुझे रस्सी को यहाँ से काटना है, यहाँ से रस्सी को काट देना है। तो दोनों में कितना त्वरण आएगा ये मुझे निकालना है, काटने के बाद में कितना त्वरण आएगा ये मुझे निकालना है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। अभी देखो, मान लो मैंने इसको अभी नहीं काटा है, मैंने इसको नहीं काटा है, जल्दी थोड़ी है तुम्हें काटने की, तो काट क्यों रहे हो, रोक कर रखो। अभी मैंने नहीं काटा है तो इस पर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, और स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल होता है kx। तो ये जो kx है वो 3 mg के बराबर होगा, क्योंकि इसने अभी इसको बैलेंस कर रखा है। तो 1 mg 2 mg तो लगेगा यहाँ से भार और 1 mg लगेगा यहाँ से भार, तो 3 mg हो जाएगा। तो टोटल फोर्स kx इज इक्वल टू आएगा 3 mg। मैंने इसको जैसे ही काटा तो काटने पर m1 के साथ क्या हुआ, ये काट दिया, रस्सी हट गई, रस्सी हट गई तो ये नीचे की ओर भागने लगा और नीचे की ओर F लगा, और ये F जो है F1 वो किसकी वजह से लगा, mg की वजह से लगा, क्योंकि नीचे भाग रहा है और केवल एक ही फोर्स लग रहा है mg, तो mg की वजह से ये नीचे चला जाएगा। और F1 इज इक्वल टू होता है ma1 इक्वल टू हो जाएगा
एम जी, ए से ए चला गया और ए इक्वल टू आ गया है जी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बताया मैंने, वैसे भी आप समझ सकते हैं कि यदि मुक्त रूप से गिर रहा है, ये अब हो गया फ्री, फ्री यानी मुक्त, और जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, तो ए इक्वल टू जी हो जाएगा सीधा सीधा। लेकिन इसकी बात समझिए, जैसे ही आप इसको नहीं काटा था आपने, ये नीचे लटका हुआ था, जैसे ही आपने इसको काटा ये ऊपर की ओर चला गया, और अब जो स्प्रिंग का फोर्स है कौन सा, K इंटू एक्स, उसमें से kx लगेगा ऊपर की तरफ, तो मैं अब यहां पर लिख देता हूं kx और mg, तो kx ज्यादा है mg से, तो कितना mg है भाई, 2 mg है। kx ज्यादा हो गया 2 mg से, तो ये ऊपर की ओर खिंच जाएगा अब, और परिणामी बल कहाँ आएगा, अब ऊपर की ओर आएगा। परिणामी बल का मान मैं लिख देता हूं F2, ठीक है। kx ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है, ऊपर वाला ऊपर लेकर जा रहा है, तो kx में से कुछ तो वैल्यू कम हो जाएगी, 2 mg तो कम हो जाएगा, और जो बच गया है वही बचा हुआ फोर्स इसको ऊपर की ओर लेकर जाएगा। kx मान लो 10 न्यूटन है, ये 5 है, तो 10 ऊपर लग रहे हैं, 5 नीचे लग रहे हैं, तो 10 में से 5 तो वैसे ही चले गए, ये बचा 5 न्यूटन, ऐसे आएगा ना, यही है सिंपल प्रिंसिपल। तो kx में से 2 mg तो माइनस हो गया है, बच गया है F2, और kx की पहले वैल्यू कितनी थी भाई, 3 mg वैल्यू थी, तो 3 mg में से 2 mg तो हो गया है माइनस, और F2 को लिख सकता हूं मैं m2a, लेकिन यहां पर द्रव्यमान कितना है भाई, 2m है, तो मैं लिख सकता हूं 2m। 3 mg में से 2 mg चला गया तो बचा mg, और यहाँ पर आ गया है 2ma। दूसरे वाले की बात करिए तो मैं लिख देता हूँ A2, और m से m उड़ गया तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/2। तो गुरुत्वीय त्वरण इतना हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात A1 अनुपात A2 निकालना हो तो ये तो है g, ये है g/2, g से g कैंसिल हो गया है, A1/A2 निकालना है तो आ जाएगा 2/1, ये इसका अनुपात निकल कर आ गया। आगे मेरी बात समझ में, ध्यान रहेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत है, इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। आज की क्लास इतनी होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में आज ही बता देता हूं कौन कौन से। एक तो जब बंदर रस्सी पर चढ़ता है तो किस तरीके से काम होने वाला है वो बताने वाला हूं, इसके अलावा बात होने वाली है लिफ्ट की, और इसके बाद बात होने वाली पुली की, गिरनी की, और गिरनी के जो सवाल है वो ऐसे ऐसे बताने वाला हूं कि आपने आज तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में बात होगी आनत तल पर गति, मतलब इंक्लाइन प्लेन जो है, टेढ़ा सा जो प्लेन है, झुका हुआ प्लेन है, उस पर जो गति है उसके बारे में। आगे मेरी बात समझ में, तो अगली क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, और लास्ट क्लास रहेगी तो मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं वहां पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में, और सवालों के साथ में। तो पैसेंस रखना, इतना पढ़ लेना, क्योंकि इतना पढ़ा हुआ ही मैं आगे काम में लेकर आने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।